ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं करनाल के उपायुक्त निशांत यादव जी के बारे में और 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। किस तरह से करनाल की जिम्मेवारी निभाते हैं और करनाल को लेकर क्या विजन है ये उन्होंने बताया ही। सर, एक और बात होती है, ये बहुत बड़ा मुकाम है। कम से कम हमारे देश में लाखों युवाओं के सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं। इस मुकाम पर पहुंचने का आपने पहले ही सोचा हुआ था कि आईएएस बनना है, या कुछ ऐसी कोई घटना हुई जो आपको यहाँ ले आई, इस यात्रा में ले आई? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पहले से सोचा था। शुरू में तो जब स्कूल में थे तो उसके बाद गणित में अच्छी रुचि थी, मैथ्स में। तो 11th में फिर मैथ्स ले लिया और उसके बाद 11th 12th करने के बाद आईआईटी दिल्ली में से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। जब आईआईटी में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ से एक इस फील्ड के बारे में परिचय मिला कि एक करियर ऑप्शन ये भी है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईएएस आईपीएस आईएफएस और भी जो सर्विसेज हैं उसमें जा सकते हैं। और वहाँ फिर जब साथियों को, सीनियर्स को ये तैयारी करते हुए देखा तो धीरे धीरे फिर इस सर्विस के बारे में और पढ़ा और पता चला। तो लगा कि हाँ, ये शायद एक अच्छा करियर ऑप्शन है। और जिस तरह का मैं हम अपने मन में सोचता हूँ कि किस तरह की सर्विस होनी चाहिए, वो एक ये काफ़ी हद तक उन चीज़ों को सेटिस्फाई करती है। तो वहाँ जब कॉलेज में आईआईटी में जा कर के ये सोचा कि अब इसका सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, तब ये मैंने स्टेप लिया। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो ज़्यादा आकर्षित करती थी कि नहीं, करियर इसमें बनना चाहिए? वो क्या चीज़ थी? दो तीन चीज़ें हैं इसमें मैं कहूँगा। एक तो आपको सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो तो ये है कि आपको कटिंग एज पे काम करने को मिलता है, पर्टिकुलरली इनिशियली 5-7 सालों में। तो आप जब ग्राउंड पे बैठ के बात करते हैं, रोज़ लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समाधान करने का मौका मिलता है, फील्ड में जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ें देखते हैं, स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, छोटी छोटी जो नॉर्मल समस्याएं हैं उनको सुलझाते हैं, तो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सबसे बड़ी एक चीज़ तो ये है कि काफ़ी इसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है इस सर्विस में। और दूसरा है कि खुद के लिए भी बड़ा चैलेंज है। सारे अलग अलग विभागों को आप मॉनिटर करते हैं, उनके रिव्यूज़ करते हैं, तो आपको हर एक फील्ड की नॉलेज भी बढ़ती जाती है। तो अपने कहीं जिसको कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज डेवलपमेंट के लिए भी एक बड़ी अच्छी सर्विस है। तो एक तो मल्टी फैसेटेड जॉब है और दूसरा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी है। तो ये दो प्राइम फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से मैंने इसको चुना। बड़ी चीज़ है, ज़्यादा चुनौतियां आपको लेनी हैं तो सिविल सर्विस में आइए। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि लाखों लोगों का भला आप कर सकते हैं इस सर्विस में रहकर। सर, इतना बड़ा मुकाम और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जाहिर सी बात है। क्या क्या चुनौतियां आई इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचने में? काफ़ी जगह पे चुनौतियां का सामना करना पड़ा। जब एक बार शुरू में तो जब तैयारी कर रहे थे तो चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, चाहे उसमें ज्योग्राफी हो जो मेरा एक ऑप्शनल था, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो एक तो शुरू में वो थोड़ी सी चुनौती थी और उसमें लगातार जो है एक कंटिन्यूड स्टडी के ज़रिए लगभग 1-1.5 साल में सारे का सारा सिलेबस कवर किया। और एक बार जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद जितने भी रेलेवेंट रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनकी पढ़ाई की। उसके अलावा फिर जो अलग अलग जिस जिस पोस्ट पे हम जाते हैं, शुरू में जब एसडीएम की पोस्टिंग थी, फिर एडीसी की पोस्टिंग आई, फिर मैं कुछ दिनों नगर निगम कमिश्नर रहा करनाल में। लगभग 1-1.5 साल में एचपीएससी में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में सेक्रेटरी भी रहा, जिसके थ्रू हम एक एचसीएस के बैच का रिक्रूटमेंट हमने किया वहाँ पे। तो हर एक जॉब की अपनी अपनी चैलेंजेस थी। वहाँ की नौकरी की अपने, वहाँ का जो जॉब प्रोफाइल है उसमें किस तरह के नॉर्म्स लागू होते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस लागू होती हैं, उन सब का अध्ययन करना तो अपने आप में हर एक जो टास्क है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। और ये जो चैलेंजेस रहे, इन पर पार पाने के लिए क्या विशेष ऐसी चीज़ थी जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती, या बिल्कुल कभी कमज़ोर फील ना होना, इस तरह की स्थिति कौन सी चीज़ थी ऐसी? मेरे ख्याल से तो एक जो मन में विचार था कि कोई भी जो टास्क मिला है या कोई भी पोस्टिंग मिली है, सरकार ने जो भी कोई पोस्टिंग दी है उसमें अपना बेस्ट देना है, सर्वश्रेष्ठ करके देना है। और जो भी पोस्टिंग मिलती है उसमें जो भी निटिग्रिटीज़ हैं उनको सबसे पहले सीखना है। तभी हम जो है, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको डायरेक्शंस दे पाएंगे जब हमें खुद पहले वो चीज़ अच्छे से आती होगी। तो एक अपने आप को, इसको अपने आप में इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया कि जो भी
पोस्टिंग मिलती है, जो भी डिपार्टमेंट मिलता है, उसमें एक अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। वहाँ के जो नियम कायदे हैं वो अच्छे से सीखने हैं, ताकि हम वहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकें। और हर एक इस तरह की चीज़ को चैलेंज की तरह लेने की वजह से ही इन चुनौतियों पे पार पा सके। चैलेंज को चैलेंज दे दीजिए, चुनौती को चुनौती दे दीजिए, और जाहिर सी बात है मुश्किलें कमज़ोर हो जाती हैं, छोटी पड़ जाती है। सर एक और बात, कई सारे जब प्रिपरेशन के दौरान ऐसी स्थिति होती है कि बहुत सारा ये स्थिति आ जाती है कि भाई पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, और कई सारी शंकाएं घेर लेती हैं क्योंकि लाखों लोग अपीयर होते हैं। तो ऐसे में वो कौन से लोग हैं जो आपकी ताकत बने, कैसे याद करेंगे उन्हें? वेल मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो मेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं। उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, इस चीज़ के लिए मार्गदर्शन दिया कि हमेशा ईमानदारी से, इंटेग्रिटी के साथ मेहनत करनी है। और एक सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो मेरा अध्ययन हुआ है, पढ़ाई हुई है, वो सरकारी स्कूल से ही हुई है। और उसके बाद कॉलेज भी आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की। तो पढ़ाई के पूरे सफ़र के दौरान लगभग जो है सरकारी तंत्र से ही सीखने का मौका मिला। और उसकी वजह से एक अपने आप में ये फीलिंग थी कि चूँकि ऑलमोस्ट जो है बिना कोई फ़ीस दिए, बिना कोई पैसा किए सरकार ने इतना अच्छे से, इतने अच्छे कॉलेज में, इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया। तो चूँकि अब लोगों से, सरकार से इतना कुछ लिया है, तो वापस लौटाने का भी समय है। और वो एक सेंस ऑफ जो गिविंग बैक है, वो एक अभी भी मेरे अंदर है। और मैं कहूँगा कि पेरेंट्स की वजह से, माता पिता की वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में अभी टीचर हैं, पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल हैं फादर, तो उनकी वजह से ये एक सेंस ऑफ गिविंग बैक आया कि वापस देना है। उसके अलावा काफ़ी सारे जो सीनियर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, उनका भी समय समय पे मोटिवेशन और मार्गदर्शन मिलता रहा, जिनके वजह से जो चैलेंजेस मिले जितने भी, उनसे पार पाने में आसानी रही। अच्छा सर, ऐसे लोग आपके आसपास भी थे कि आप ये क्या कर रहे हो, आईआईटी में हो तो गया अब क्या ज़रूरत है, मतलब जो प्रतिभा पर सवाल उठाते हैं लेकिन जब बाद में हो जाता है, अरे हमें पता था ये तो करना ही था, ऐसे लोग भी थे, और उनको फिर किस तरह से जवाब दिया ये? देखिए काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि चूंकि आप टेक्निकल फील्ड से हैं और आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग की है और आपकी अच्छी जगह जॉब लगी गई है और आगे भी लग जाएगी इवेंचुअली, तो आप क्यों सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, क्यों आप एक स्पेशलिस्ट होके, टेक्निकल फील्ड के होके, जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी लोगों के, इवन फ्रेंड्स के, इन सब के डाउट्स होते थे। और उनको मैंने इसी चीज़ को बता करके शांत किया कि जो सिविल सर्विसेज का जो सर्विस प्रोफाइल है वो बड़ा डाइवर्स है, बड़ा अच्छा है। एक तो खुद की नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और एक जो चैलेंजेस जिस तरह के थ्रो करती है सर्विस, वो बहुत ही यूनिक और डाइवर्स हैं। तो इसलिए रादर देन एक अपने आप को एक टेक्निकल फील्ड में लिमिट करने की बजाय मैंने ये प्रेफर किया कि मैं सिविल सर्विसेज में आकर के जो डाइवर्स चैलेंजेस हैं उनको बियर करेंगे। और उससे जो है लोगों को काफ़ी, जो मेरे साथ जिन जिन लोगों के डाउट्स थे, उनको मैंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने इस चीज़ को नहीं, ये बातें आपको भी कमज़ोर करती या डिमोटिवेट करती, कुछ इस तरह की चीज़ें होती? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि कभी मैं इस तरह के विचारों से कभी डिमोटिवेटेड था। क्योंकि जब एक बार ये बात जब भी दिमाग में बैठ गई कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो फिर पूरा एक 100% फोर्स के साथ मैंने तैयारी की। मुझे कभी भी कोई भी एक ऐसा फेज़ नहीं आया जब मुझे अपने उस उद्देश्य पे कोई शंका रही हो या खुद के ऊपर भी कभी कोई डाउट रहा हो। एक और बात सर कि जब सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान ये आशंकाएं, शंकाओं का तो दौर चलता ही है। आपने बताया भी कि बहुत बड़ा रोल रहा, पेरेंट्स का बड़ा रोल रहा। इसके अलावा जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए क्या बड़ी आप कोई ऐसी टिप देंगे कि ये सारी जो दिक्कतें हैं जो सबके सामने फेस करते हैं, कि उसमें वो काफ़ी मददगार साबित हो, जो आपके अनुभव से? मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यही बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो खुद पे भरोसा रखें। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो खुद पे ज़रूर विश्वास करें। सिविल सर्विसेज का पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम है वो आपको बहुत ज़्यादा उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो सही है कि इसका जो सिलेबस है बड़ा वास्ट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क और वर्किंग आवर्स की पढ़ाई के काफ़ी ज़्यादा आपको आवर्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली जब आप एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार होंगे, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसकी जो तैयारी है वही आपको इतना ज़्यादा एम्पावर कर देगी, आप में इतनी ज़्यादा
आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ा देगी कि आप किसी भी फील्ड में जहाँ पे भी जाएंगे वो आप सफल होंगे। क्योंकि जो इसकी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, काफ़ी सारी डाइवर्स चीज़ें पढ़ने की आदत पड़ती है, और ये जो आदतें हैं ये हम जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ हमें सफल बनाने में कामयाब होती हैं। तो बिल्कुल, एक तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो अल्टीमेट गोल है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि इट इज़ वर्थ जिस 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 तरह की टफ लाइफस्टाइल हम जीते हैं सिलेक्शन होने से पहले, वो जब एक बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि ये वर्थ इट है। जिस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह की आपकी जो सर्कल है, जिस तरह की आपकी कार्यशैली है, वो जब आप एक बार बन सेलेक्ट होने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जितनी भी आपने पहले मेहनत की है वो उसके लिए वर्थ इट है। क्या बात है, ये बड़ी बात कही है सर ने। दरअसल ये लक्ष्य ऐसा है कि इसकी यात्रा, इसके सफ़र के दौरान ही आप इतने बड़े हो जाते हैं कि छोटी मोटी मुश्किलें आपके आगे कुछ नहीं होती है। सर एक और बात जानना चाहेंगे, सर की खास बात ये है कि एक बड़े छोटे बहरोड के राजस्थान से अपने एक छोटे से गांव से आते हैं, और ये बड़ी चीज़ बताई है कि मतलब सरकारी स्कूल से, सरकारी सिस्टम जो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक नहीं है पढ़ाई के लिहाज से, वहाँ से और इस मुकाम को हासिल करना, ये बड़ी चीज़ है सर। ये जो कोचिंग की बात करते हैं लोग भी, कोचिंग बहुत ज़रूरी है, यहाँ ले लीजिए वहाँ ले लीजिए, इसका कितना रोल होता है? देखिए, तैयारी में कोचिंग भी, अगर आपको, मैं ये कहूँगा कि कोचिंग का एक फ़ायदा ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको तैयारी के दौरान, सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो कोचिंग का ये फ़ायदा है कि वो सारे की सारा जो मटेरियल है वो आपको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे दे देती है। तो आपको अलग अलग जगह से वो मटेरियल इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस हिसाब से तो कोचिंग्स एडवांटेजियस है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर ये भी नहीं है कि कोचिंग कंपलसरी ही है और बिना कोचिंग के आप सेलेक्ट ही नहीं हो सकते। अगर आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है और अगर आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विसेज में जो सबसे बड़ी चैलेंज जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके सामने ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतना ज़्यादा मटेरियल मार्केट में है, बुक्स, किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में उसकी रिटेंशन नहीं हो पाती। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपको याद बहुत कम रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कोचिंग्स इसमें कुछ हद तक मदद करती हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करके भी ये तय कर लें, अगर आप पिछले 10, 15, 20 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखें, अगर आप सिलेबस ठीक से पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो उस केस में आप सेल्फ स्टडी से भी आराम से सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या नहीं पढ़ना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सर ने बताई है। इसके अलावा अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो बड़ी चीज़ है, जो कभी भी आपको डाउन या आपके लक्ष्य से दूर नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले फिर मुलाकात होगी।